नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो रीट पात्रता परीक्षा के जो मास्टर पेपर जारी हुए हैं उनमें अगर हम बात करें रीट लेवल फर्स्ट में जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं उनके हैं जो हम सटीक आंसर लेकर के आपके सामने ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। तो पहला प्रश्न है कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। आपको है जो हल के बारे में पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो राइट आंसर रहेगा है जो डी है, इसका राइट आंसर रहने वाला IR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार है जो लागू करना चाहिए। जो गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था उसको अगर हम विद्यालय में लागू करें तो किस प्रकार है जो विद्यालय में लागू करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसी विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं। यानी किसी अन्य व्यक्ति के जो व्यवहार है उस व्यवहार को स्वयं के व्यवहार में लाना या स्वयं द्वारा अपनाना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है पहचान। बी है इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसकी जो मुख्य विशेषता है वो कौन सी है। तो अगर हम बात करें कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है, यह समस्या समाधान दृष्टिकोण से बचाता है, यह केवल एक स्व मूल्यांकन पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। यानी जो पढ़ा गया पाठ है वो समझने या याद करने में कठिनाइयों का है जो संकेत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बी, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। जो गिलफोर्ड ने मानव बुद्धि संरचना दी थी उसमें है जो 3 बुनियादी मापदंड दिए थे उसमें कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है विशेष घटक है, ये सम्मिलित नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ए। ये 3 तो सम्मिलित थे, विषय वस्तु उत्पाद और संचालन, ये इसमें तो सम्मिलित थे। ये है जो विषय घटक है ये इसमें सम्मिलित नहीं था। तो इसका है जो राइट आंसर रहने वाला है विशेष घटक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है। ये व्यापक शब्द है, इसका क्या मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है बी। इसका राइट आंसर है बी रहने वाला है समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बहिर्दंडात्मक है। इसका आंसर है ए है इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मास्लो की आवश्यकता पद अनुक्रम के अनुसार पद अनुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो है जो शीर्ष पर अगर हम बात करें तो आत्म साक्षात्कार है वो होता है। इसका राइट आंसर रहने वाला है सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता, इनमें से एक है पिछड़े बालक की विशेषता है वो आपको बतानी थी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है सी है जो इसका राइट आंसर है औसत मानसिक और शैक्षिक आयु
समवयस्क वर्ग से निम्न, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर है सी है जो राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है। अधिगमकर्ता है उसकी जो मूलभूत क्षमता और योग्यता उसमें क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर रहने वाला शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल है, वो है जो इसका राइट आंसर है, जो सी रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो पुनर्बलन है, वो जो है जो इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जो व्यक्तित्व की संकल्पना है उसमें कौन है जो सम्मिलित नहीं है। तो ये तीन तो सम्मिलित है। और अगर हम बात करें तो इसमें जो है इस तरह संगठन है वो सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है। जो अलाभान्वित बच्चे हैं उनके जो मुख्य भावनात्मक चुनौती है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर है हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि की गणना का सूत्र क्या है। तो अगर हम शैक्षिक लब्धि की गणना का सूत्र की बात करें तो वो रहने वाला है EA/CA इंटू 100। इसका राइट आंसर है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित नहीं होती है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें कौन सी क्षमता विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रतीकात्मक सोच। प्रतीकात्मक सोच है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, RTE अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। छात्र क्षमताओं का मूल्यांकन किए बिना केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। केवल शैक्षिक वर्ष के अंत में मूल्यांकन करें। छात्रों के साथ बातचीत को कक्षा शिक्षण तक सीमित रखें। तो अगर हम देखें तो इसमें है जो ए है जो राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है रेटिंग मापनी। ये है जो अप्रक्षेपीय परीक्षण विधि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्कोन्मुखी विकास का क्या अर्थ है। जो मस्तिष्कोन्मुखी विकास है, मस्तिष्कोन्मुखी, उसका क्या अर्थ है। तो उसका अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है, विकास सिर से शुरू होता है और पैर की ओर बढ़ता है। यानी विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है और केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, विकास है वो सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है। तो अगर हम मुख्य फोकस की बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है, बच्चों के अनुभवों व आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। यानी बच्चों के अनुभव व आवाज़ और सक्रिय भागीदारी है उसको महत्व देना NCF का मुख्य जो उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है। तो अगर हम बात करें तो इसमें है जो बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है। तो इसका जो नाम दिया वो स्थानापन्न अधिगम दिया है। स्थानापन्न अधिगम है जो वो नाम दिए गए। इसका राइट आंसर है सी रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेम्स ड्रीव के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है
व्यवहारिक और सैद्धांतिक। इसका राइट आंसर ए रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है गुणा, यानी डी है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्यों के बारे में क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करें। तो इसका राइट आंसर सी है जो सही है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? जो वृद्धि और विकास है इसके बीच मुख्य अंतर क्या है? तो अगर हम बात करें तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। तो इसका राइट आंसर ए रहने वाला है। इसका राइट आंसर ए रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसकी सही व्याख्या है जो आपको बतानी थी। तो इसकी जो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? इनमें से कौन सा सिद्धांत है वो निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच बल दिया है। तो इसका राइट आंसर है कार्यात्मक विश्लेषण है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिक संज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर है प्रश्न पूछना, जैसे क्या यह समझ में आ रहा है? तो इसका ये बी है जो राइट आंसर रहने वाला है। तो आप है अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं। और एक बार है जो इस सेशन को अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।